नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं स्वागत करता हूं आप सबका एक और नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई और लिखाई दोनों साथ साथ सही से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम करेंगे विद्याग्राम के एप्लीकेशन पे जो मॉक लाइव होता है उसका सॉल्यूशन। हर एक संडे को हम विद्याग्राम के मॉक पे लाइव मॉक कराते हैं ऑल इंडिया। वहां पे आप अपने तैयारी को जांच सकते हैं इस मॉक को अटेम्प्ट करके। हर एक इंसान के पास एक ही मौका होता है, ऐसा नहीं है कि फ्रॉडबाजी यहाँ पे चलेगा कि एक एक इंसान एक बार चेक कर लिया और दूसरी बार आकर के फिर वो उसी मॉक को लगा करके अपना नंबर इंक्रीज कर लिया। यहाँ पे फ्रॉडगिरी नहीं चलेगी। एक आईडी से सिर्फ आप एक ही बार मॉक दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मॉक है इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप अगर इसमें रैंक अपना देखते हैं, हाँ, तो ये आपको पता चलेगा कि कहाँ पे अभी आप लाइक कर रहे हैं इस कंपटीशन के दुनिया में। तो बस, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घटती है और तीसरे वर्ष फिर से 25% बढ़ती है। तो 3 वर्षों में जनसंख्या में शुद्ध परिवर्तन हमसे पूछा जा रहा है। देखो, 20% बढ़ने का मतलब कि शहर की जनसंख्या जो है वो 5 से 6 हो जा रही है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 10% घटने का मतलब कि 10 से ये 9 हो जा रही है। और अगर हम देखें तो तीसरे वर्ष में फिर से 25%, यानी कि ये 4 से 5 हो जा रही है। अब आप इसी को सॉल्व कीजिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम बोल सकते हैं कि 5 से ये 5 पूरी तरीके से कटेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो तो ये 2 और ये कितना होगा, 3। ठीक है ना। 10 दूनी 20 और उसके बाद ये कितना होगा, 29 27। हमें पता करना है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। तो हम जानते हैं कि परसेंटेज इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट 100 पे होता है। तो आप इसको 100 बना लो। कितना होगा ये, 20 5 100 होगा। तो ये 27 5 135 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कितना इंक्रीज हो रहा है, 35%। यानी कि 35% का इंक्रीमेंट होगा ओवरऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य रखता है और 10% तथा 20% की क्रमागत छूट देता है। तो इसका कुल लागत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए बना सकते हैं। यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा। मुझे नहीं पता 50% बढ़ गया है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है दोस्त लाभ। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा जा रहा है, लाभ या हानि। लाभ या फिर हानि हो, ये क्या होता है, आप इस चीज को सीखिए। ये सीपी माइनस क्या होता है। अगर हम लाभ या हानि देखें या फिर लाभ देखें सिर्फ, ठीक है ना, अगर हम लाभ देखें तो क्या होता है, ये होता है सीपी, आप कीजिएगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है। एसपी माइनस सीपी। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ठीक है ना, आप एक चीज देखो, ऐसे भी देख सकते हो कि अगर 50% बढ़ा करके इंक्रीज कर रहा है और 10% और 20% घटाएगा 2 बार, तो दोस्त ये कहीं ना कहीं लाभ ही होगा, क्योंकि ये 50% से कम घटेगा तो लाभ हो जाएगा। अब आप सुनिए, अगर आप 10% घटाइएगा इसका मतलब कि आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा उसका, 90%। अगर किसी भी चीज को 10% घटा रहे हो तो 90% हो जाएगा। यानी कि वस्तु का जो एसपी होगा ना, वो कहीं ना कहीं 9 का एक मल्टीपल होगा। अगर हम इसका एसपी देखें तो एसपी क्या होगा, सीपी 100% और 8% प्रॉफिट, तो 108% होगा। अब 108% ये क्या हो गया, एसपी, और यही क्या है, 9 का एक मल्टीपल है। तो ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी 5% लॉस तो किसी कीमत पे नहीं होगा। ये 110% होगा और ये 112 होगा। तो ऐसे करके आप बहुत जल्दी कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग योजनाओं में 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 18,750 रुपए का निवेश किया। मतलब कि दोनों योजना में 18,750 रुपए निवेश कर रहा है। एक योजना साधारण ब्याज देती है जबकि दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज देती है। तो दोनों योजनाओं से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर देखो। अगर हम 20% को 3 बार कंपाउंड करें तो 72.8% का ब्याज हमें मिलता है। ये डाटा आप लोग याद कर लो, क्योंकि अभी इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 20% को 3 बार कंपाउंड करके, और 20% को जब आप 3 बार 20% पे जब आप 3 बार एसआई लगाओगे तो ये 20 × 60% होगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो इन दोनों का अंतर कितना है, 12.8% का। इसी 12.8% का मान, इसी 12.8% का मान कितना है, 18, सॉरी, हमसे अंतर पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है। तो अगर 100% का मान, अगर 100% का मान 18,750 है, ठीक है ना, तो 12.8% का मान पूछा जा रहा है। अगर आप चाहें तो इस पे क्या लगा सकते हैं, इस पे डिजिटल सम बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। डिजिटल सम ही लगा लो। देखो, नीचे तो ये एक आएगा और ऊपर अगर हम देखें तो 8 7 15, 15 5 20 और 20 1 21, 21 का डिजिटल सम 3। ठीक है। और यहाँ पे देखें
तो 8 टू 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2, 3 गुने 2 6 आना चाहिए। यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 हो। और 6 अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी में है, 4 2 6। देखो आप डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, इन चीज़ों पे आप कमांड करो, ठीक है ना, क्योंकि अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हलवा नहीं है। बिना डिजिटल सम, यूनिट डिजिट या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन, इन सब चीज़ों के लगाए बिना अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से जाकर के सॉल्व कर दे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, तो ये नामुमकिन है, होगा ही नहीं। 59,579 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 गुना और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना है। तो बी का हिस्सा हमसे पूछा जा रहा है। देखो ए, बी और सी, ठीक है ना। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 गुना, ए का हिस्सा बी के हिस्से के 2 गुना, यानी कि ये 2 तो ये 1 होगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना है, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 1, ये 3 और ये 6 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा, यानी कि 6 3 9 और 1 10, 10 यूनिट का मान 69579 है। तो हमसे बी का हिस्सा यानी कि 3 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 अगर हम भाग देंगे तो ये हट करके यहाँ पे पॉइंट लगाएगा, 9 या 27, लास्ट में 7 आएगा। ये दोनों ऑप्शन कटेंगे, ठीक है ना। देखो किसी भी क्वेश्चन को सबसे जल्दी सॉल्व करने का तरीका होता है यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट में फेल हो गए आप तो लास्ट 2 डिजिट लगाइए। 9 या 27 के 7 हासिल 2, 17 के 21 और 2 23 के 3, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट 3 7 होगा। और 3 7 ऑप्शन डी में है। बस पहले किस पे जाना है? यूनिट डिजिट, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट, और इस सबसे नहीं हुआ तो डिजिटल सम, तीसरे में डिजिटल सम को रखना है। और मल्टीप्लीकेशन को भी इसके साथ ही रखना है, डिजिटल सम और मल्टीप्लीकेशन दोनों को साथ रखना है। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 45 केजी है। 60 केजी वजन वाला एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है और एक नया विद्यार्थी शामिल होता है, जिसके बाद औसत वजन 44.5 केजी हो जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए एवरेज का जो 90% से ज्यादा क्वेश्चन होता है ना, वो डिजिटल सम या फिर यूनिट डिजिट से बन जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कुछ मत करो, देखो मैं डिजिटल सम से कर दूंगा क्योंकि सबका डिजिटल सम अलग अलग है, या फिर यूनिट डिजिट से भी कर दूंगा। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 45 केजी है। मान लो कि इनका सम कितना होगा? 30 गुने 45, ठीक है, 30 गुने 45, बढ़िया। 60 केजी औसत वजन वाला, 60 केजी वजन वाला एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है, यानी कि ये अपना एक 60 लेकर के चला गया, ठीक है ना। और एक नया विद्यार्थी शामिल होता है। एक नया विद्यार्थी कितना शामिल होता है वो नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया। और इसके बाद औसत वजन 44.5 हो जा रहा है, यानी कि जो बच रहे हैं 30 लोग, इनका 44.5 हो जा रहा है, ठीक है, 44.5 हो जा रहा है, बस काम खत्म। अब यहीं से आप क्या कीजिए, यहीं से दोस्त आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। बिल्कुल यूनिट डिजिट लगाइए। देखो ये 5 गुने 0 0 माइनस 0 प्लस एक्स, ठीक है ना। बराबर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितना आएगा? अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, देखो ये 0 पॉइंट को हटाएगा, 5 3 15 आएगा, यानी कि एक्स का जो भी मान होगा ना उसके यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। और 5 ऑप्शन सी में है, काम खत्म, बस काम खत्म। ज्यादा करना ही नहीं है आपको। अगर 15 मिनट में करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बस 10 मोक या फिर आप मेरा 5 मोक उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा लेवल। 2 जार ए और बी में 2 तरल पदार्थ पी और क्यू के घोल हैं, ठीक है ना। जार ए में बी में पी और क्यू का अनुपात 2:9, सॉरी 2:19 और 1:11 है। यदि जार ए से 7 लीटर और जार बी से 4 लीटर मिलाया जाए और परिणामी मिश्रण में पी और क्यू का अनुपात A/B हो जाता है, तो हमसे A6 + B² का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखो ए और बी में 2 तरल पदार्थ हैं, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे भी P/Q है और यहाँ पे भी ये बी है ना, तो ये P/Q है। अब देखो जार ए में और बी में पी और क्यू का अनुपात 2:19 यहाँ पे हो गया, और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 1:11 हो गया। अब देखो यदि जार ए से 7 लीटर, यदि जार ए से 60 लीटर और जार बी से 4 लीटर हम निकाल रहे हैं, अगर हम इससे 7 लीटर निकालेंगे तो आप देखो ये 19 और 2 21 है, यानी कि 21 यूनिट का मान, मेरे भाई 21 यूनिट का मान कितना है? 21 यूनिट का मान 7 लीटर है, यानी कि ये इसका कितना है? 1/3 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? इसका 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? इसका 1/3 यानी कि 19/3। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 20 से 4 लीटर, अब देखो 11 और 1 12, 12 यूनिट का मान फिर से यहाँ पे कितना है? 12 यूनिट का मान यहाँ पे 4 लीटर है, यानी कि 1/3।
तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, इसका 1/3, यानी कि ये भी 1/3 हो जाएगा और ये भी 11/3 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मिश्रण में पी और क्यू का अनुपात A/B है, तो हमसे A/B हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कैपिटल A/B अगर हम देखें तो आप देखो ये 2/3, यहाँ पे पी और यहाँ पे पी 1/3, यानी कि 3/3, 3/3 का मतलब 1। अरे भैया मैं इसको और इसको जोड़ रहा हूँ, ये 19/3 और ये 11/3, यानी कि 30/3 का मतलब हो गया 10, यानी कि A1B10। अब आप यहाँ पे रखो, A1 है, 1 के पावर में 6 रखोगे तो ये 1 होगा, प्लस में B के पावर में, ठीक है ना, अगर आप B के पावर में 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि ये 100 हो जाएगा। तो ये मान कितना आएगा, 101। 101 कौन सा है, ऑप्शन डी, बस हो गया। हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि ए और बी मिलकर के काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में और ए और सी मिलकर के 20 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला वो कार्य कितने दिनों में करेगा। अगर ए का दिन हमें निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले क्या, टोटल वर्क और ए की इफिशियंसी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ए और बी मिल करके कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में। उसके बाद अगर हम बी और सी देखें तो ये 15 दिनों में, ठीक है। और सी और ए देखें या फिर ए प्लस सी देखें तो ये कितने दिनों में, 20 दिनों में। हम जानते हैं कि इनका जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, 10, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60। अब आप अगर यहाँ से इफिशियंसी निकालोगे तो ये 5, ये 4 और ये 3। हमसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो हमें ए का इफिशियंसी चाहिए। ए का इफिशियंसी कैसे निकलेगा, अगर मान लो कि मैं इन दोनों को जोड़ करके और ये बीच वाला माइनस कर दूं, तो ए प्लस बी और ए प्लस सी, अगर मैं इसमें से बी प्लस सी माइनस करूंगा तो बी और सी कटेगा, बचेगा कितना, सिर्फ 2a बचेगा, ठीक है ना। मैं 5, 3, 8, 8 में से 4 मैंने घटा दिया तो 4। तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान आएगा 2, यानी कि ए की इफिशियंसी 2। तो 2 की इफिशियंसी से 60 यूनिट काम ये कितने दिनों में करेगा, 30 में। 30 का मतलब ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद ए बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद कुल टंकी 18 मिनट में भर जाती है। तो पाइप ए कितने समय तक खोला गया था, पाइप ए को कितने समय तक खोला गया। अब आप देखो कि 18 मिनट में पूरा भर जा रहा है, ठीक है ना, और बी स्टार्टिंग से काम कर रहा है, यानी कि बी 18 मिनट तक काम किया है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो बी टोटल भर रहा है 30 में, तो ये 18 में कितना भरेगा, 6 से काटोगे तो 6 3 18, 6 5 30, यानी कि 5 में से 3 यूनिट काम बी कर दिया है। तो बच कितना रहा है, 5 में से 2 यूनिट काम। इस 5 में से 2 यूनिट काम को कौन किया है, ए किया है। कौन किया है, ए किया है। यानी कि ये 5 टोटल काम है, इस टोटल काम को ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 मिनट में, यानी कि 4 गुने में। तो 2 यूनिट काम कितने में करेगा, 2 का 4 गुना, यानी कि 8 में। 8 अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन में आप एलसीएम नहीं लो तो बेहतर है। 150 मीटर और 180 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं से क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल जब वो एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों का लेंथ पार करेंगी, यानी कि 18 और 15 33, 330 पार करेंगी। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली 11 का मल्टीपल ही उत्तर होगा, तो 11 का मल्टीपल ये दोनों नहीं है, ये दोनों है, ठीक है। अब देखो जब उनका डायरेक्शन अपोजिट है तो उनका स्पीड का सम निकालेंगे, यानी कि ये 54 और ये 36 कितना होगा, 90। 90 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर में होगा, 90 किलोमीटर पर आवर। देखो आप मन में ही ये करो, 18/5 से गुणा मत करो। 18 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर में होता है। तो ये 18 का 5 गुना है, तो मीटर पर सेकेंड में 5 का 5 गुना ये बराबर होगा 25 मीटर पर सेकेंड के। ये सब छोटी छोटी चीज है, लेकिन यही चीज आपका स्पीड बढ़ाएगा, यानी कि ये 25 मीटर पर सेकंड आ गया। मैं इसमें 25 मीटर पर सेकंड से क्या करूंगा, भाग दूंगा, तो मेरा टाइम निकल करके आ जाएगा। अब आप सॉल्व मत करो, देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, 25 में 2 5 आता है, ठीक है, और ये 330 में मुझे दिख रहा है कि इसमें एक ही 5 आएगा, यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो ये इंटीजर वाला वैल्यू नहीं आएगा। जब इंटीजर वाला वैल्यू नहीं होगा आएगा तो ये भी काट दो, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। और ये चीज अगर आप प्रैक्टिस कराते हो खुद को तो ये माइंड आपका माइक्रो सेकंड के अंदर प्रोसेस कर लेगा कि इसका आंसर इंटीजर में नहीं होगा, डेसिमल में होगा।
10 नंबर क्वेश्चन, एक नाव धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल अगर हम देखें तो 32 किलोमीटर, चाल क्या होगा, बोट माइनस स्ट्रीम। प्लस में अगर हम देखें तो अनुकूल 36 किलोमीटर और यहाँ पे बोट प्लस स्ट्रीम। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में आप पूरा ना सॉल्व करके एक बार चांस लो, ठीक है ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चन जब नाव और धारा से रिलेटेड हो जाएं तो इनको लास्ट में ही करो, लेकिन अगर मान लो मैं करा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, पहले इतने पे ही रोकूंगा, ठीक है ना। ये 7 घंटे में मैं एक बार क्या करूंगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि शांत जल में नाव की चाल हमसे पूछी जा रही है, तो हम मेरे दोस्त नाव का चाल यहां से उठाएंगे। मान लो कि मैंने ए उठा लिया 10, ठीक है ना, 10 मैंने उठा लिया। मैं मानता हूं कि मैं स्पीड यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड कुछ ऐसा रखूं कि 10 में से घटाने के बाद ये 32 पूरी तरीके से कटे, तो मैंने मान लिया कि 2 रख लिया, तो 10 में से 2 गया 8, 8 चौके 32, मैंने यहाँ पे 4 रखा। अगर मैं 10 यहाँ पे रखूंगा और 2 यहाँ पे रखूंगा तो ये 12 3 36 हो जाएगा, यानी कि 4 + 3 7 के बराबर में हो गया, काम खत्म बस। दूसरा एक्सप्रेशन आप चेक भी मत करो, देखो ऐसे तो चेक करना बनता है लेकिन ना भी चेक करोगे तो चलेगा। एक संख्या को क्रमिक रूप से 2 3 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल 1 4 0 और 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7 5 3 और 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा। देखो अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल रिमाइंडर 4 कभी बचेगा नहीं बचेगा। हालांकि ये टेक्निकली रॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सही उत्तर आएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखो 2 3, उसके बाद 5 है और उसके बाद क्या है 7 है, ठीक है ना, उसके बाद दोस्त 7 है। और अगर हम रिमाइंडर देखें तो क्या आ रहा है, 2 3 5 7 से 1 4 0 5, 1 4 0 और 5। हम यहाँ पे मान लेंगे कि वो एक नंबर मान लो कि 0 है, ठीक है ना, माफ कीजिएगा मैं एक और बना ले रहा हूँ, ऐसे ये मान ले रहा हूँ 0, तो 7 0 0 5 ऐड करूंगा, 50 25 और ये कितना है, ये 0 है तो ये 25, ठीक है ना। और 7 0 50 25 50 25 1 4 0 5 आ रहा है, ठीक है। 25 या 75 और 4 कितना होता है 79, और 79 दूनी कितना होता है 158, ठीक है। 158 और 159 हो जाएगा, ये नंबर 159 है। अब हमें 159 को 7 5 3 2 से भाग दे करके देखना पड़ेगा। मान लो 159 को, अगर मैं 159 को मैंने भाग दिया, किससे भाग दिया मेरे दोस्त, अगर मैंने मान लो कि 7 से भाग दिया, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा 7 दूनी 14, 1 और 9 आया, 7 दूनी 14 1 और 9 आया, यानी कि 7 दूनी फिर से 14, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आएगा। अब इसको मुझे किससे भाग देना है 5 से भाग देना है, तो अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 चौके 20, 2 यहाँ पे आएगा। अब मुझे 3 से भाग देना है, अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 इकाई 3 1 आएगा, ठीक है ना। और अगर मैं 1 को अगर 2 से भी भाग दे दूं, 2 से भी, तो रिमाइंडर मेरा 1 ही आएगा। तो अगर मैं जोड़ दूं तो 5 2 7 2 9 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो हम इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम इनको रेशनलाइज करें। अगर आप देखो कि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो आप इसको जब रेशनलाइज कीजिएगा ना तो ये सिर्फ ऊपर जाकर के इसका प्लस जो है ना वो माइनस में बदल जाएगा, वही माइनस होता तो वो प्लस में बदल जाता। प्लस में अगर हम देखें तो ये √3 माइनस √2 और √2 माइनस 1। अब आप इसको काटिए, √3 से √3 काटिए, √2 से √2 काटिए और 2 में से 1 घटाइएगा, तो 1 आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x + 1/x अगर -2 है तो हमसे इसका मान पूछा जा रहा है। देखो अगर x + 1/x बराबर -2 है तो ये x बराबर -1 होगा। ये x के इमेजिनरी मान पे आता है, हालांकि हम उसमें जाएंगे, अभी हम बहुत जल्दी अपने फॉर्मूला बुक का अलजेब्रा का वन शॉट लाने वाले हैं, उसमें सब कुछ इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर -1 होगा, ठीक है। अब अगर आप देखो एक ऐसे करने के बजाय आप एक और तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले कर ले रहे हैं। देखो यहाँ पे 110 है, 110 है और यहाँ पे 3, x कितना है -1, और -1 के पावर में अगर ऑड रहा, -1 के पावर में देखो लास्ट में 7 है तो ये ऑड है, तो ये -1 ही हो जाएगा। प्लस में अगर हम देखें तो ये 4, और -1 के पावर में अगर इवन रहा तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 110
ये -3 और ये +4, 4 में से 3 गया 1, 110 गुने 1, 110 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपके पास टाइम नहीं है तो ये 110 क्या है, 11 का मल्टीपल, अंदर में कुछ भी आए मुझे नहीं पता है, अगर मैं उसको 110 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 11 का मल्टीपल ही आएगा, और 11 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन बी था, ऐसे भी हम कर सकते थे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का मान पूछा जा रहा है। ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में अल्फा बीटा, ये किसके बराबर में होगा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा बनेगा, और अगर मैं उसमें से एक अल्फा बीटा घटा दूं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम यही निकालेंगे, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा इसके मूल है यानी कि रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, रूट का सम कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा रूट का सम होता है -b/में, यानी कि -7 के आगे अगर मैं माइनस लगा दूं तो ये 7 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/में, यानी कि 12/1, ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लगाया तो वो 1 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा 7 का स्क्वायर 49, और अल्फा माइनस बी सॉरी अल्फा इस टू बीटा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 37 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √2 है तो हमसे इसका मान पूछा जाए। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अगर हम थीटा 45 लेंगे ना, थीटा 45 लेंगे तब ये √2 होगा। अब आप मान रखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा, 45 पे टेन और कॉट का मान 1 होता है, तो 1 और 1 2, प्लस में 2, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 गुने यहाँ पे भी 1/2, प्लस में साइन 2 थीटा यानी कि 45 रखेंगे तो साइन 90 यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि 1 और 1 2, प्लस में 2 से 2 कटेगा, ये 1/2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 4 है ना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 4 है तो ये 4 पूरी तरीके से कटेगा, यानी कि 1 और ये 1 और ये 1, तीनों आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन पे। जमीन पर एक बिंदु से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ओर 40 मीटर बढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की हमसे ऊंचाई पूछी जा रही है। देखो जितना हम मीनार के पास आएंगे एंगल का मान बढ़ते जाएगा, क्योंकि जितना एंगल वर्टिकल होते जाता है ना उसका मान बढ़ते जाता है, तो 30 डिग्री ऑब्वियस सी बात है कि दूर होगा कंपेयरली 60 डिग्री के, अगर इधर थोड़ा चला तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये वाला लेंथ आपका कितना दिया है, मीनार की ओर 40 मीटर, यानी कि ये वाला जो लेंथ है दोस्त ये 40 मीटर का है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछी जा रही है। अगर 60 के सामने मैं मान लूँ, 60 के सामने ये √3 मान लूँ, ठीक है ना, 60 के सामने अगर √3 मान लूँ मैं, तो ये 30 होगा, 30 के सामने 1 होगा। अब मान लो इस वाले ट्रायंगल में ये 30 तो ये 60, 30 के सामने √3 है तो इसके सामने इसका √3 गुना यानी कि ये 3 हो जाएगा, यानी कि दोस्त ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3 में से 1 घटा तो 2, यानी कि 2 यूनिट का मान अगर 40 है तो 1 यूनिट का मान 20 होगा। हमसे मीनार की ऊंचाई यानी कि √3 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, तो ये 20 √3 आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। एक समकोणीय वर्गाकार पिरामिड के आधार की भुजा 14 सेंटीमीटर है। एक चींटी आधार के एक कोने से उसके विपरीत तिर्यक भुजा के मध्य बिंदु तक न्यूनतम पृष्ठ मार्ग से चलती है। यदि पिरामिड की लंबवत ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। देखो पिरामिड क्या है, एक असिमेट्रिक फिगर है, तो अगर हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो हमें हमारे पास पहले क्या आना चाहिए, हाइट आना चाहिए, स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट कितना होगा, आधार का भुजा कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस में हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर, ये किसके बराबर में होगा, ये स्लांट हाइट एल के बराबर में होगा, यानी कि 49 प्लस में 81 कितना होगा, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13, 130, ये किसके बराबर में होगा 130। 130 किसके बराबर में, अगर हम √130 देखें तो 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि 11 से थोड़ा सा ज्यादा, हम एल को 11 मान मान करके चलते हैं 11, ठीक है ना। अब अगर हम इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, तो हम क्या निकालेंगे कि आप देखो 1/, में अगर हम देखें तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे नीचे का पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा 14 चौके 56 होगा, ठीक है ना, 56 गुने दोस्त 11, ठीक है, गुने 1/, में 2, ये हमारा उत्तर होगा सही। अगर मान लो 11 ही इसको माने और इसको हम काटें तो ये 28 बार में जाएगा, 28 गुने 11 कितना होगा, 11 8 88 के 8, और 11 दूनी 22 और 8 30, 308 आ रहा है।
अगर 11 पॉइंट समथिंग होता तो वो 308 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और 308 से देखो 302 तो कभी नहीं आएगा, 319 आएगा, और सबसे बड़ी बात 383 और 356 इतना तो कभी नहीं बढ़ेगा। अप्रोक्सीमेशन आपको अपनाना पड़ेगा, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे भागिएगा तो फंस जाइएगा। एक एजेंट को 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। अपना कमीशन काटने के बाद वो कंपनी को 28,700 जमा करता है, तो उसकी कुल बिक्री याद कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। देखो, एक एजेंट है, ठीक है ना, उससे बोला जा रहा है कि अगर तुम 10,000 तक बिक्री करोगे तो उस 10,000 तक की बिक्री में तुम्हारा कमीशन बंधा हुआ है, आप तुम 5% कमीशन ले लेना। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा बेचते हो तो उस 5% के साथ साथ 10,000 से जितना ज्यादा बेचोगे ना उस पर तुमको 4% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 10,000 है, ठीक है ना, यहाँ पे 5% मिल रहा है और इधर 4%। इतना कमीशन रख करके वो सारा पैसे अपने कंपनी में लौटा दे रहा है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर मैं बोलूं कि एजेंट यहाँ पे भी 4% ले, ठीक है ना, 4% ले, यानी कि जो 1%, देखो 5% क्या होता है, 4% प्लस 1%, ये 1% का पैसा मैं उसको बोल रहा हूँ कि ये भी तुम कंपनी को लौटा दो, 1%। तो 1% ये किसका होगा, 10,000 का। 10,000 का 1% कितना होगा, 10,000 का 1% अगर आप देखोगे तो 2 अंक बाद 0 यानी कि 100। यानी कि अब आप 28,700 नहीं, 28,700 में 100 रुपया ऐड करके 28,800 लौटा दो, ठीक है ना। यानी कि कब 28,800 लौटाओगे, जब यहाँ पे भी 4% ही आप रख रहे हो, ठीक है। यानी कि जो कंपनी को लौटाया जा रहा है वो कितना लौटाया जा रहा है, टोटल का 4% को छोड़ करके सारा लौटा दिया जा रहा है, यानी कि 96% लौटा दिया जा रहा है। यानी कि ये 96% का मान है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी कुल बिक्री यानी कि 100% का मान। तो आप 100% लौट इसमें मल्टीप्लाई करो, अब आप गुना कीजिए परसेंटेज से परसेंटेज, ठीक है ना। अगर मैं देखो 28,800 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 28,800 से ज्यादा होगा, 24,000 नहीं होगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 8 8 16 2 18 ये 9 का मल्टीपल है, और 9 और 6 15 ये 3 का मल्टीपल है। यानी कि 9 में 2 3 आता है, एक 3 कटेगा, एक 3 का मल्टीपल हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन आपको सीखना पड़ेगा। दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 13 और 5 है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। देखो ये को इंसिडेंट सर्कल है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकी त्रिज्या 13 और 5 है, यानी कि हमसे अगर हाँ इससे हम कर दें तो 1 की 5, ठीक है ना, तो ये वाली 13। तो हम जानते हैं कि 5 13 के साथ कौन सा ट्रिपलेट होगा, 12। और हम जानते हैं कि जब यहाँ से हम सेंटर से जब हम कॉर्ड पे डालते हैं तो ये 90 डिग्री होता है और साथ ही में बाइसेक्ट भी करता है, तो ये 12 तो ये भी 12, तो 12 12 24 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार पात्र पानी से भरा है। समान त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस शंकु उसमें पूरी तरह डुबोया जाता है, तो बाहर बहने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अरे भैया, जब आप शंकु डाल रहे हैं तो शंकु का जितना आयतन होगा उतना ही तो पानी बाहर आएगा, यानी कि शंकु का आयतन आपको निकालना है। अब शंकु का आयतन क्या होगा, 11 का मल्टीपल आप देख सकते हैं, लेकिन 11 के मल्टीपल सारे हैं, तो शंकु का आयतन निकाल दीजिए, 1/3 पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। समान त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि ये 7 का स्क्वायर हम कर देंगे क्योंकि इसका भी त्रिज्या उतना ही है, और 6। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 7 49, 3 से 3 दूनी 6, यानी कि 22 गुने आप 14 करोगे, 4 दूनी 8, यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, ऑप्शन ए। 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 आपका सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो क्यू ओ आर 100 डिग्री है, ठीक है ना, और पी एस आर का मान हमसे पूछा जा रहा है। पी एस आर, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये पकड़िए कि जो एंगल बन रहा है ना वो किस आर्क से बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है पी एस आर, ये इस वाले आर्क से बन रहा है। किस वाले आर्क से बन रहा है दोस्त, इस वाले आर्क से, ठीक है। अब ये आर्क आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। देखो ये 100 है तो ये कितना होगा, ये 80 होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बनेगा और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। अब हम जानते हैं कि एक ही आर्क से सेंटर पर जितना एंगल बनता है, उसी आर्क से सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा एंगल उस आर्क से कहाँ पे बनता है, वृत्त के पेरीमीटर पे। यानी कि अगर हम इस आर्क से देखें, इस आर्क से देखें तो ये 80 बन रहा है, तो मेरे भाई ये कितना बनेगा, 80 का आधा 40।
40 कौन सा है? 40 अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन सी है। ए 2 3 है, -1 0 बी है और सी 4 - 3 है। तो हमसे पूछा जा रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप मेरा मेथड बैठा लीजिए कि त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपके पास है, तो आप एक वर्टेक्स को घसीट करके ओरिजिन पे लाइए। ओरिजिन का मतलब है कि एक वर्टेक्स को आप 0 0 बनाइए। अब किस वर्टेक्स को हमें 0 0 बनाना आसान है? मान लो कि हम इसको 0 0 बनाते हैं, तो कैसे बनेगा? अगर मैं इसमें +1 कर दूंगा और इसमें 0 कर दूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, तो कितना होगा? +1 और -1 0 और ये 0, ये ओरिजिन पे आ गया। इसमें भी मुझे +1 करना पड़ेगा क्योंकि उसमें मैं कर रहा हूं, तो ये कितना होगा? 2 और 1 3 और ये 0। और इसमें अगर मैं +1 और 0 कर दूं तो ये 4 1 5 और ये -3। यानी कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं 3, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे मैं अगर मैं 0 करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 3। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है 3 और 3, और उधर अगर हम देखें तो 5 और -3। ठीक है। अब आप दूर दूर वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा, यानी कि नजदीक नजदीक वालों का गुणा। पहुंचती आई? पहुंचती आई? 15। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दूर दूर वालों का गुणा, यानी कि तितरी का 9, माइनस करोगे ये तो ये -9 होगा। और बटे में आप 2 से भाग दे करके मोड लगा दो। मोड हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम जानते हैं कि एरिया कभी निगेटिव में नहीं होगा। तो कितना होगा? 15 9 24, 24 बटे में 2 जाएगा 12, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीचे दी गई तालिका किसी विद्यालय के 3 खंडों में विद्यार्थियों की संख्या और उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाती है। तो तीनों खंडों को मिलाकर कुल उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 का 80% पास है, तो 50 का 80% कितना होता है? 40। 60 का 90% कितना होगा? 6 9 54। और 90 का 70% 9 7 63, यानी कि टोटल अगर हम पास देखें तो 4 और 3 7। और ये देखें तो 6 5 11 और 4 15, 157 पास हैं। कितने में मेरे भाई? अगर हम सबको जोड़ दें तो 90 ये और ये 110, यानी कि 200 में। तो 200 का 157 कितना परसेंट है, आप बताइए? 157 का हम आधा कर देंगे। अगर हम 157 का आधा कर देंगे ना, तो ये 78.5% आ जाएगा, 157 का आधा। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष विचलन ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा जा रहा है? विचलन। विचलन के लिए हमें पहले मीडियन निकालना होगा। मीडियन के लिए हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम सजाएं तो सबसे छोटा कौन सा है? 8 है। 8 के बाद अगर हम देखें तो 12 है, ठीक है ना? 12 के बाद देखें तो 14 है, और 14 के बाद देखें तो 16 है। 16 तक हमने लिख लिया। 16 के बाद अगर हम देखें तो 14 के बाद 15 आएगा, माफ कीजिएगा 15 भी है, फिर 16 है, और 16 से ठीक बड़ा 18 है। ठीक है। और यहाँ पे 10 भी है, माफ कीजिएगा यहाँ पे 10 भी है। 8 10 12 14 15 16 18। ठीक है। 18 से ठीक बड़ा अगर हम देखें तो 18 से ठीक बड़ा अगर हम देखें तो कौन सा है? 21 है। 18 से ठीक बड़ा 21 है। 21 से अगर हम ठीक बड़ा देखें तो 29 है। 21 से ठीक बड़ा 29 है। और 29 से ठीक बड़ा अगर हम देखें तो 35 है। 29 से ठीक बड़ा 35 है। मुझे लग रहा है कि अब हम लोगों ने सारा लिख लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अच्छा, 29 से ठीक बड़ा 31 है। 29 से ठीक बड़ा 31 है। 29 से ठीक बड़ा 31 है। और 31 से सबसे बड़ा कौन है? 35। और एक हम 24 छोड़ रहे हैं, तो 24 किस कहाँ पे आएगा? 24 एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है। ये थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें मानना पड़ेगा। अगर हम मीडियन निकालें तो मीडियन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टर्म है, तो छठे और सतवें के बीच में आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम चाहते तो यहाँ तक भी लिख सकते थे, यहाँ तक लिख देते तो हम जान जाते कि छठे और सतवें के बीच में आएगा, यानी कि कितना होगा? 17। 17 होगा। अब 17 से आप क्या कीजिए कि सबका डेविएशन देखिए कितना है? 17 और 8 9 का, प्लस में 10 और 17 7 का, प्लस में 12 और 17 5 का, 3 2 1 18 और 17 फिर 1, ठीक है, प्लस 17 और 4 21, प्लस में अगर और करें तो 17 और 7 24, 17 और कितना 29 होता है, 17 12 हो जाएगा ये। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 17 ये 12 29, तो ये 14 हो जाएगा।
और प्लस में ये कितना होगा, 17 17 34 होता है, यानी कि ये 18 हो जाएगा। अब आप सबको जोड़िए, अगर मैं सबको जोड़ूं तो 9 और 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 2 26, 26 2 28, 4 32, 32 और 7 39, 39 को अगर मैं 12 में जोड़ूं तो 39 को 12 में जोड़ूंगा तो 9 2 11 51, 51 और 14 कितना होगा, 65, और 65 और 18 कितना होगा, 65 और 18 83 होगा। ठीक है, अब इस 83 को मैं 12 से भाग दे दूंगा, यानी कि 12 7 84, थोड़ा सा छोटा आएगा, 12 छिक्का 72। ठीक है, और 12 छिक्का 72, 11 आया, 10.12 108, यानी कि 6.9 के आसपास आएगा, 6.92 आप बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप देना हमारे कमेंट बॉक्स में, और मेरे लिए भी ये जरूरी हो जाता है, तभी मुझे लगेगा कि आप मेरा भी वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि जो मैं दे रहा हूँ वो आपको बेस्ट दे रहा हूँ, तो आपका देखना बनता भी है। आप मेरे पे बस विश्वास रखिए, और इस क्वेश्चन का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ है दोस्त, ये मिलेगा एयर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे, तो ये ज्वाइन कर लो, इसका जो लिंक होगा मैं कमेंट में पिन करवा दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग लाइक करो, शेयर करो, और भाई को भी थोड़ा सा लोगों के बीच में फेमस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।